हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 16 जुलाई के उत्तराखंड से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और आज के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि जितने भी प्रवासी भाई वापस आए थे उनका डाटा जो है वो सामने आ गया है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कीड़ा जड़ी या यार्शा गंबू को IUCN ने संकटग्रस्त कहा है, यानी कि अपनी रेड डाटा बुक में डाला है, तो इसके ऊपर भी हम स्टडी करेंगे दोस्तों। और साथ ही हम जानेंगे कि जो ग्रीन रामायण पार्क है उत्तराखंड में, उसकी क्या खासियतें हैं। चलिए उससे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो कल हमने पूछा था अगर कोई गरीब देश होता है या अविकसित देश होता है तो उसका बजट कैसा होता है। चलिए अगर इसकी बजट की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए बजट होता क्या है। किसी भी देश ने कितना कमाया, मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए और उसका कितना एक्सपेंडिचर किया, तो जो एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब है इसे हम कहते हैं बजट। तो देखिए 100 कमाए और 120 लगाए तो इसे हम कहते हैं घाटे का बजट, यानी कि डेफिसिट बजट। आपने 100 रुपये कमाए दोस्तों और 100 रुपये लगाए तो इसे कहते हैं हम बैलेंस्ड बजट। और दोस्तों अगर आपने 100 रुपये कमाए और 90 का एक्सपेंडिचर दिखाया तो इसको हम कहते हैं सरप्लस या लाभ का बजट, जिसमें आपने 10 रुपये का लाभ कमाया है। तो जो गरीब देश होते हैं दोस्तों या अविकसित देश होते हैं वो लाभ का बजट यानी कि सरप्लस बजट बनाते हैं। सरप्लस बजट क्यों बनाते हैं दोस्तों, देखिए जो अति गरीब देश होते हैं या अविकसित देश होते हैं, अगर वो घाटे का बजट बनाएंगे विकासशील देशों की तरह, तो उन्हें ये 20 रुपये लेने पड़ेंगे कहीं और से। 100 रुपये कमाए, 100 का बजट, और 20 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो उनको उधार लेना पड़ेगा किसी दूसरे देश से। लेकिन जो गरीब देश होता है दोस्तों, उनको कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या बड़े देश उनके बजट के लिए लोन देना नहीं चाहते, क्योंकि उनसे लोन वापसी की गारंटी कम होती है। ऐसे में ये जो 20 रुपये हैं ये वो गरीब देश अपने आप जमा नहीं कर पाएंगे, अतः वो इस तरीके का बजट नहीं बनाते हैं। तो वो बैलेंस क्यों नहीं बनाते, तो दोस्तों होता क्या है, अगर कभी आपदा आ जाती है या कभी पैसों की कमी आ जाती है या कभी पैसों का फ्लो बढ़ाना पड़ता है, तो ऐसे में उनके पास 10 रुपये एक्स्ट्रा अपने होने चाहिए ताकि किसी और से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए जो गरीब देश होते हैं वो सरप्लस बजट या लाभ का बजट बनाते हैं। चलिए बात की जाए करंट अफेयर की, तो देखिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोरोना के कारण उत्तराखंड वापस लौटे प्रवासियों के संबंध में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की जो रिपोर्ट है दोस्तों उसका विमोचन किया है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर अलग अलग विभागों में संचालित योजनाओं को भी आच्छादित किया है। अब अगर बात की जाए दोस्तों इस रिपोर्ट की, तो आयोग जो है इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर SS नेगी। तो इन्होंने बताया कि 21 जून तक वापस आए प्रवासियों में से 2 लाख से ज़्यादा का सर्वेक्षण किया जा चुका है। तो ये देखा गया है कि हर विकास खंड में लगभग प्रवासी वापस आए हैं। अगर इन 2 लाख की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं अल्मोड़ा के। तो देखिए 80.66% आए हैं दूसरे राज्यों से, 0.29 आए हैं विदेशों से, और उसके बाद देखिए 18.11% जो है वो अपने गृह जनपद आने वाले हैं, यानी कि दूसरे जनपद से अपने जनपद में आए हैं। और इसी तरीके से 1% गृह जनपद के दूसरे इलाकों से अपने गांव या घर आए, मतलब अपने ही ज़िले में थे अपने घरों को वापस आए। तो इनमें से अगर बात की जाए दोस्तों स्किल मैपिंग की, तो सबसे ज़्यादा 58% जो थे वो निजी क्षेत्रों में थे, यानी कि निजी क्षेत्र में आप होटेलियर को भी जोड़ सकते हैं, होटल्स में जो, और इस तरीके के क्षेत्रों में थे। और बाकी जो थे वो तकनीक, BPO और स्वरोजगार से जुड़े। और छात्र और जो मजदूर हैं वो भी कुछ संख्या में वापस आए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि 58% ये, और कुछ BPO और शेष तकनीकी वाले, तो ये स्किल्ड लेबर हैं बिल्कुल, और एजुकेटेड लेबर्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं वो वापस आए हैं दोस्तों। तो अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो स्वरोजगार योजना है, इस योजना के अंदर भी आपको कुछ स्किल रिलेटेड फैसिलिटीज़ को रखना पड़ेगा, ना कि मनरेगा जैसी योजनाओं को। चलिए बात की जाए वन विभाग की, तो वन विभाग में वन दरोगा यानी कि फॉरेस्टर के केवल और केवल 29 पद खाली हैं दोस्तों।
अब जो अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन आयोग है उसने 316 पदों पे भर्ती निकाली है और अब तक 40,000 से ज़्यादा आवेदन भी ले लिए गए हैं। तो ये जो बड़ी चूक हुई है दोस्तों, इसके पीछे का क्या कारण है? तो हुआ क्या दोस्तों, विभाग जब प्रशासन ने विभाग को 316 पदों की भर्ती के लिए कह दिया था और 316 पद ना भरने के लिए कहा गया था, लेकिन हुआ क्या, प्रमोशन के थ्रू बहुत सारे पद भर दिए गए, इसीलिए अब केवल 29 पद खाली बचे हुए हैं और आयोग जो है वो 316 पदों की भर्ती की तैयारी कर चुका है, जबकि अब पद केवल और केवल 29 ही खाली है। तो चलिए खैर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था इसीलिए हमने डिस्कशन किया दोस्तों। चलिए, द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू कन्वर्ट वेस्ट जनरेटेड इन द स्टेट टू इलेक्ट्रिसिटी अंडर एन इनिशिएटिव टाइटल्ड वेस्ट टू एनर्जी। तो वेस्ट टू एनर्जी टाइटल के तहत दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो वेस्ट है उससे वो क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी स्टेट के अंदर। वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के ऊपर उत्तराखंड गवर्नमेंट काम कर रही है और इसका टाइटल क्या दिया गया है दोस्तों, वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी इसको टाइटल दिया गया है। अच्छा, अगर बात की जाए प्रेजेंट की, तो दोस्तों कम से कम 900 टन का जो वेस्ट है वो जनरेट होता है हिल स्टेट उत्तराखंड में हर दिन। तो पर डे लगभग 900 टन का जो वेस्ट है वो पैदा होता है दोस्तों। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो जाता है आपके लिए। 900 टन ऑफ वेस्ट जनरेट होता है हिल स्टेट में पर डे के हिसाब से, और ये किसके हिसाब से है, स्टेट गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से। चलिए बात की जाए उत्तराखंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूईपीपीसीबी की बात की जाए दोस्तों, तो ये कहता है कि अगर हम इस वेस्ट से बिजली बनाना शुरू करें तो हम 5 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बना सकते हैं और पोल्यूशन को कर्ब कर सकते हैं। तो हम कम से कम 5 मेगावाट जो बिजली है वो बना सकते हैं दोस्तों। अब जो ये स्कीम है इसका एक एम क्या है दोस्तों, ये है कि जो वेस्ट को, यानी कि कूड़ा कचरा, जो सॉलिड वेस्ट है, ठोस अपशिष्ट है, उसको ख़त्म करने के लिए या उसको डिस्पोज करने के लिए जो ज़मीन है वो उपलब्ध नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को भी इससे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया जाएगा, जो वेस्ट है उससे इलेक्ट्रिसिटी बना दी जाएगी और ये जो ज़मीन जिसकी ज़रूरत पड़ती है डिकम्पोज करने के लिए, उसकी कमी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। चलिए, इन फर्स्ट तो अपने आप में पहले तरीके का एक है कि उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ग्रीन रामायण पार्क जो है दोस्तों वो डेवलप किया है। ग्रीन रामायण पार्क जो है उसका विकास किया है उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। चलिए, अब ये रामायण फॉरेस्ट पार्क क्यों है या ग्रीन रामायण पार्क क्यों है, क्योंकि इस पार्क के अंदर देखिए वाल्मीकि जी की जो रामायण है दोस्तों उसमें मेंशन किए गए पौधे, यानी कि वाल्मीकि जी की रामायण में जितने पौधे और पेड़ पौधे उन्होंने लिखे हैं वही सारे पेड़ पौधे इस पार्क में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 6 बड़े अलग अलग टाइप के जंगलों से ला करके जमा किए गए हैं। तो अगर आपको पता हो तो वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसके अंदर अलग अलग यात्रा वृतांतों का वर्णन है श्री रामचंद्र जी के। तो उस पूरे दौरान वो जिन जिन वनों से घूमे उन वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा गया। तो उन्हीं पेड़ पौधों को ढूंढ कर लगाया गया है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा और बनाया गया है ग्रीन रामायण पार्क। चलिए, अगर बात की जाए, देखिए उत्तराखंड चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट संजीव चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है कि जो ग्रीन रामायण पार्क है जिसको विकसित करने में लगभग 6 महीने का टाइम लगा है, वो कहाँ है, वो कुमाऊं के हल्द्वानी रीजन के अंदर है। चलिए, हल्द्वानी में है, तो ये अपने आप का पहला है जो थीमेटिक प्रोजेक्ट है, किसी एक थीम पर बेस है। जैसे कि इसकी थीम क्या हो गई, रामायण के पेड़ पौधे, तो ऐसी थीम पर बेस ये अपने आप का पहला ऐसा पार्क है। अच्छा, अगर जो फ्लोरास है यानी कि जो पेड़ पौधे मेंशन किए गए हैं किस में, रामायण के अंदर वाल्मीकि की, वो कि लॉर्ड रामा यानी कि राम भगवान की यात्रा से रिलेटेड है। तो उधर से उठा करके सारे पेड़ पौधे ढूंढ के इस जगह पे लगाए गए हैं और इस जगह पे उनका विकास किया गया है। तो इसके अंदर 4 जो जंगल हैं वो रामचंद्र जी से सीधा रिलेटेड है, एक सीता से और एक हनुमान से रिलेटेड है। तो इस तरीके से 4 श्री राम, एक सीता माँ और एक हनुमान जी से रिलेटेड कुल मिलाकर के 6 जो अलग अलग तरीके के जंगल हैं उनके पेड़ पौधे लगाए गए हैं। अब देखिए, अगर बात की जाए इनकी, तो हुआ क्या है कि जो रामायण वाल्मीकि के अंदर जो पेड़ पौधे लिखे गए थे दोस्तों उसमें से अलग अलग तरीके की स्पीसीज को ढूंढा गया।
और ये पाया गया कि जहाँ जहाँ पर को लिखा गया था वहाँ पर को 90% जो उन्होंने स्पीसीज़ लिखे थे, 139 स्पीसीज़ लिखे गए थे, उसमें से 90% तो बहुत ही आसानी से मिलने वाले स्पीसीज़ हैं, जो कि जहाँ जहाँ उन्होंने लिखा था वहाँ वहाँ जा कर के ढूंढे जा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या किया गया, जो प्लांट्स हैं उनको लाया गया और यहाँ लगाया गया। तो अब अगर आप देखें तो इस जर्नी के अंदर हुआ क्या है, कुछ जंगल हैं, चित्रकूट है ट्रॉपिकल डेसिडियस यानी कि पर्णपाती वन है, ये हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दंडकारण्य वन है ट्रॉपिकल डेसिडियस, ये भी पर्णपाती वन है। पंचवटी की बात की जाए तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। किष्किंधा की बात की जाए दोस्तों तो ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडियस, जो क्या है शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन है। अशोक वाटिका जो कि श्रीलंका की बात की जाए तो ये एवरग्रीन है यानी कि सदाबहार है और माँ सीता से रिलेटेड है। और द्रोणागिरी जो है वो दोस्तों अल्पाइन तरीके का वन है, ऊंचाई पर मिलने वाला वन है, जो कि हनुमान जी से रिलेटेड है। इस तरीके के कुल 6 जंगलों की बात की गई है। तो ये 6 जंगल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से कोई भी किसी भी किस टाइप का है ये आपसे पूछा जा सकता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस है, एवरग्रीन है, एल्पाइन टाइप है, तो आपसे पूछ सकता है आपके पेपर में। तो ये 6 फॉरेस्ट जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, ईजी वे में है। स्टेट देखिए आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का ये जंगल है, और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चलिए, तो बहुत ज़्यादा लंबी रिसर्च के बाद क्या किया गया दोस्तों, ये ग्रीन रामायण पार्क जो है इसको डेवलप किया गया है हल्द्वानी के अंदर में, और सेम प्लांट उगाए गए हैं जो कि वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखे गए हैं, और साथ ही उनके संस्कृत के नाम भी लिखे गए हैं, उनके साइंटिफिक नाम भी उसमें लिखे गए हैं, और साथ ही साथ उनके श्लोक कौन से हैं, किस श्लोक में उनका वर्णन है, वो भी मेंशन किया गया है इस पार्क के अंदर। चलिए, उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली हिमालयन वियाग्रा कीड़ा जड़ी या यार्शा गंबू जो है दोस्तों, अब वो खतरे में है। तो 15 साल के अंदर इसकी उपलब्धता वाले क्षेत्रों में 30% तक कमी आई है। 30% कमी की वजह से क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने इसको कहाँ डाल दिया है, रेड लिस्ट में डाल दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए हो जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों IUCN की, तो हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी दोस्तों, 1948 में, 5 अक्टूबर 1948, 1948 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। बात की जाए हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका हेडक्वार्टर है ग्लेंड स्विट्जरलैंड के अंदर। ग्लेंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये क्या करता है, जो प्लांट स्पीसीज़ हैं, जो जानवर हैं, फ्लोरा फौना, उनकी स्थिति के ऊपर ये अपनी एक बुक जारी करता है या लिस्ट जारी करता है, कौन संकटग्रस्त है, कौन विलुप्त है, गंभीर संकटग्रस्त है, इसके बारे में बात करता है। तो देखिए, गंभीर संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को रेड कलर दिया जाता है दोस्तों, यानी कि रेड लिस्ट में लिखा जाता है उनका नाम, क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि गंभीर संकटग्रस्त, और कुछ समय बाद जो विलुप्त हो सकते हैं वो, अच्छा जो विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। ये कलर कोड भी आपको IUCN का याद रखना है। अच्छा, जो एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त हैं, उनको ऑरेंज कलर दिया जाता है। जो वल्नरेबल हैं, सुभेद्य हैं, उनको येलो कलर दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। तो रेड लिस्ट में डाला है, इसका मतलब गंभीर संकटग्रस्त लिस्ट में IUCN ने इसको डाला है। और इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, मानवीय दखल और लगातार होने वाला दोहन इसका कारण माना जा रहा है। चलिए, डॉक्टर सुनील कुमार जोशी आयुर्वेद विश्वविद्यालय के स्थायी कुलपति होंगे। अब होने वाली हाल ही की UK SSSC के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के स्थायी कुलपति कौन होंगे, सुनील कुमार जोशी होंगे। सुनील कुमार जोशी से पहले कौन थे, डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी थे दोस्तों। तो कौन नियुक्त करता है, ऑब्वियसली राज्यपाल। तो बेबी रानी मौर्य जी ने इनकी नियुक्ति के आदेश दिए हैं। तो इससे पहले यही डॉक्टर जोशी जी क्या है, कार्यवाहक कुलपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। अच्छा, 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है दोस्तों। तो 3 साल के लिए यानी कि या तो 65 वर्ष की आयु या 3 साल, जो भी पहले पूरा होगा उस हिसाब से इनकी नियुक्ति की गई है। इस हिसाब से दोस्तों इनकी नियुक्ति की गई है। अच्छा, बात की जाए उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की, तो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, देहरादून में लोकेटेड है। और ये स्टैब्लिश हुई थी कब दोस्तों, 2009 के अंदर
तो किसी एक्ट के अंदर बनी होगी यूनिवर्सिटी दोस्तों। तो इसका जो एक्ट है वो है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एक्ट 2009। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 है। तो इसका काम जो है वो रिसर्च ऑन आयुर्वेदा है, वो आयुष के जो एरिया हैं उनके ऊपर काम करेगी। आयुष मंत्रालय भी आपने सुना होगा दोस्तों, तो उसके ऊपर काम करेगी दोस्तों। चलिए बात की जाए दोस्तों आयुष की, तो आयुष का मतलब है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अभी बाबा रामदेव जी का जो कोरोनिल का केस हुआ था उसमें भी आयुष मंत्रालय इंक्लूडेड था। तो आपको आयुष का फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, तो योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इन सब के ऊपर ये आयुष वर्ड बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस नंबर के थ्रू आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर हैंडल से आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। और आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़ना, तो आप UKSSC एग्ज़ाम प्रिपरेशन सर्च कर सकते हैं और उत्तर पाठशाला के चैनल से जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो आज हमने IUCN के ऊपर डिस्कशन किया है दोस्तों। आज हमने IUCN के ऊपर डिस्कशन किया है दोस्तों। तो IUCN के ऊपर डिस्कशन करने में मैं आपसे पूछूंगा संघाई, थामीन या ब्राउन डियर या डांसिंग डियर जिसको हम कहते हैं, बहुत कॉमन नेम है डांसिंग डियर। जो डांसिंग डियर है दोस्तों, नाचने वाला हिरण जिसको हम कहें, या संगाई भी कहते हैं, थामीन भी कहते हैं इसको, ये मणिपुर के अंदर मिलता है और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, मणिपुर के अंदर मिलता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। तो आपको मुझे बताना है कि एक उद्यान है, एक राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर के अंदर, वहाँ ये मिलता है, और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी अपने आप में काफ़ी फेमस है। तो उस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जहाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। कौन है? डांसिंग डियर जिसको हम कहते हैं, या संगाई जिसको हम कहते हैं, थामीन जिसको हम कहते हैं। तो डांसिंग डियर कहाँ मिलता है दोस्तों, इसके ऊपर आपको मुझे बताना है। तो डांसिंग डियर के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि जो डांसिंग डियर है वो कहाँ मिलता है। तो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।